हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के भूगोल विषय के जो भी स्टूडेंट्स मेरी बातों को प्रश्नोत्तर को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और परीक्षा में सही ढंग से लिखेंगे तो निश्चित रूप से इस बार उनका परिणाम बहुत अच्छा होने जा रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए मैं दिग्विजय कृष्ण पीजीटी भूगोल आज आप लोगों के समक्ष जेसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडल प्रश्न पत्र में से भूगोल विषय का मॉडल सेट 5 का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे पहले कि क्वेश्चन जो आता है वो किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। इसमें से क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 7 तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होगा प्रत्येक क्वेश्चन, और इसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 8 से लेकर करके 14 तक जो प्रश्न हैं वे सभी 3-3 नंबर के हैं और उनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर करके 19 तक कुल 5 प्रश्न में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे, और इस प्रकार से कुल 35 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कुल 13 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1, भारत में जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1872 ईस्वी में, और ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे कि नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है मिश्रित कृषि से आप क्या समझते हैं? तो जिस कृषि में फसलों के साथ पशुओं को भी समान महत्व दिया जाता है उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। फिर आ जाइए तीसरा प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सबसे बड़े राज्य कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। याद रखना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। और चौथा अगर पूछे जाए तो क्या लिखेंगे? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रमुख पेय पदार्थों के नाम लिखें? तो चाय और कॉफ़ी, सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 5 है धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो इसमें आपको बतलाना होगा कि तांबा, सोना, लोहा, एल्युमिनियम जैसे अनेक धातु प्रदान करने वाले जो खनिज होते हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। बस एक लाइन में ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन संख्या 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को परिभाषित करें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, काली मिट्टी की विशेषता बताइए। तो काली मिट्टी की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आसानी से इसको हम लोग लिख देंगे। नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, और दूसरा कि यह बहुत उपजाऊ है और कपास की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए जो है ये उत्तम है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? इसके रोकथाम के उपाय बताइए। तो सामान्य से अधिक जो ध्वनि होती है, जो अनियंत्रित होती है, असहनीय हो, अवांछित हो, अप्रिय हो, वैसे ध्वनि को हम लोग ध्वनि प्रदूषण के क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। 65 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होता है उसी को ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत रखते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो नगरीय औद्योगिक क्षेत्र के जो शोर हैं वे हैं। उसके बाद सड़क और रेल मार्ग पर शक्ति चालित वाहन जो हैं वो, एयर हॉर्न जो हैं वो, फिर आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर, बैंड बाजा, फटाका, सुपरसोनिक विमान, यात्री विमान, रॉकेट, स्वचालित तोप, राइफल, रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्र, संगीत, डीजे जो बहुत अधिक ध्वनि का होता है, आणविक विस्फोट, ये सब आपको शोर, ये सब जो है ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। इनके रोकथाम के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग? तो चलिए देखते हैं इसमें कि नवीन टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए, और खास करके वाहनों में नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग से क्या होता है, उसका आवाज़ में कमी आ जाता है। दूसरा है मशीनों का नवीनीकरण करना चाहिए। उद्योगों और कल कारखानों को नगरों के सीमांत क्षेत्रों में लगाने से अच्छा रहता है कि आवाज़ जो है सो पॉश एरिया में नहीं पहुंच पाता है, और इसके लिए कानून बनाना चाहिए और उसे सख्ती से लागू करना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्या, तेज़ ध्वनि के साउंड बॉक्स जो होते हैं उन पर, जैसे कि डीजे वगैरह है, तो उनके प्रयोग को सीमित करना चाहिए। इसके प्रयोग के लिए निश्चित समय सीमा तय करनी चाहिए और प्रशासन द्वारा इसका कड़ाई से पालन भी कराना चाहिए। तो ये हो गया आपको रोकथाम के उपाय ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। क्वेश्चन संख्या 9 देख लेते हैं, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के नाम लिखें। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक का नाम लिखना है। तो एक जन्म दर हो गया, फिर उसके मृत्यु दर, फिर उसके बाद प्रवास है। प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। फिर उसमें आपको ये लिख देना है। फिर उसके बाद मृत्यु दर के बारे में लिखना है, किसी क्षेत्र में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।
उसी प्रकार से प्रवास के बारे में लिख देंगे कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन, उसको प्रवास कहते हैं। आपका हो गया क्वेश्चन संख्या 9 का उत्तर कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन हैं। तो फिर से देख लीजिए, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन कि उपग्रह, भारत में उपग्रह प्रणाली के महत्व का वर्णन करें। तो भारत में उपग्रह प्रणाली जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपको भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसको इनसैट कहते हैं। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी, इनसैट की। इससे भारत के संचार क्षेत्र में जो है तो क्रांति की शुरुआत हुई है। यह एक बहुउद्देशीय प्रणाली है जो निम्न क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। किन किन क्षेत्रों में? तो आप देख सकते हैं, दूरसंचार, उसके बाद टेलीविज़न प्रसारण, फिर उसके बाद मौसम पूर्वानुमान, फिर आपदा चेतावनी, फिर बचाव क्षेत्रों में सेवाएं। तो ये इसके हो गए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के विशेषता, उसका महत्व। उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख इनसैट उपग्रह है कौन कौन सा। तो इनसैट 2D, इनसैट 2E, इनसैट 3A, इनसैट 3B, इनसैट 3C, इनसैट 3E, कल्पना 1, जीसैट 2, इनसैट 4A इत्यादि बहुत सारे जो अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रकार है उपग्रह प्रणाली का, वो है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली। भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली, इसको IRS कहते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग। इसके प्रथम उपग्रह 1988 ईस्वी में रूस के बैकानूर से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? तो रूस के बैकानूर से छोड़ा गया था। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार उपग्रह संचार जो है वो नवीनतम माध्यम संचार का है, नवीनतम माध्यम है संचार का। इससे अगम्य क्षेत्रों की जानकारी भी हमें प्राप्त हो जाती है, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं उसकी भी जानकारी IRS से हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है, क्या है? गहन निर्वाह कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? तो गहन निर्वाह कृषि कहाँ होगी? जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि हो सकती है। तो ये एशिया की विशेषता है। एशिया में भी किन देशों की जहाँ घना जनसंख्या है, खास कर करके भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान में इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इसको भी 2 प्रकार में बांटते हैं हम लोग, एक चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता क्या क्या है? तो भूमि का गहन उपयोग होता है इसमें, चूँकि जनसंख्या अधिक है इसलिए। मृदा उर्वरता को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, हरी खाद का उपयोग करते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है इसमें। मशीनों का प्रयोग कम करते हैं और मानवीय श्रम का अधिक उपयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद देखते हैं प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। प्रति इकाई उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन जनसंख्या अधिक होने के कारण से क्या होता है? प्रति कृषक जो है बढ़ता है जब वो, तो चूँकि जनसंख्या अधिक है तो उत्पादन, प्रति कृषक उत्पादन कम हो जाता है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की विशेषता क्या है? चावल के स्थान पर गेहूं, सोयाबीन, जौ, ये सब चीज़ का उत्पादन किया जाता है और ये अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अन्य विशेषताएं जो हैं इसकी चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि वाली ही है, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये हुआ। क्वेश्चन संख्या 12 में हम देखते हैं सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। क्वेश्चन संख्या 12, तो आइए सड़क परिवहन और रेल परिवहन की तुलना करना है यहाँ। तो दोनों परिवहन के महत्वपूर्ण साधन है, लिखेंगे परीक्षा में कि दोनों परिवहन के महत्वपूर्ण साधन है। दोनों जो है सो यात्री और माल के परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके फलस्वरूप किसी देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सामरिक क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलता है। दोनों का राष्ट्रीय एकीकरण और भावनात्मक एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। परंतु यदि दोनों की तुलना की जाए तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक सुगम है। कैसे सुगम है? तो जो निम्न तथ्यों से स्पष्ट है, आपको लिखना होगा इस। पहला, सड़क परिवहन डोर टू डोर सेवा देता है जबकि रेल परिवहन नहीं देता है। दूसरा, सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में जहां रेल या अन्य परिवहन का अभाव है वहां भी सड़क परिवहन की पहुंच संभव है। उसके बाद देखते हैं उद्योगों को कच्चा माल, उत्पादित माल को बाजार वहां तक पहुंचाने में सड़क परिवहन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, अहम भूमिका है। उसके बाद आइए देखते हैं सड़क की सघनता एवं संख्या वो भी रेल परिवहन की तुलना में अधिक है। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है क्या? सड़क परिवहन। तो इसका उत्तर देख लिया आपने। अगला देखिए 13 क्वेश्चन, ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालें। उत्तर इसका देखिए, नगरीय महानगरीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में विभिन्न स्रोतों से निष्कासित कचरे को ठोस अपशिष्ट कहा जाता है। घरेलू, व्यावसायिक, चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों से विभिन्न प्रकार की पुरानी अप्रयुक्त सामग्री जैसे जंग लगी हुई पिन, टूटा हुआ कांच, प्लास्टिक का डिब्बा, आपको पॉलीथीन थैली, रद्दी कागज, फ्लॉपी और CD आदि कूड़ा करकट कबाड़ के रूप में निकलते रहते हैं। ये ही जो है सो ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। इनके निपटान की समस्या से गंभीर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है, जो इस प्रकार है, लिखेंगे इसे।
ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल से समीपवर्ती क्षेत्रों में दुर्गंध फैलती है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, टाइफाइड, डिप्थेरिया, डायरिया, हैजा के कीटाणु उत्पन्न होकर मानवीय स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं। उसके बाद फिर देखिए, हवा या वर्षा जल द्वारा कूड़ा करकट यत्र तत्र फैल जाता है और मानवीय स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उसके बाद देखिए, ठोस अपशिष्ट नदियों में डालने से नदी जल प्रदूषण उत्पन्न होता है जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। उसके बाद देखिए, बिना एकत्र किए हुए कचरा गलियों, घरों के पीछे खुले स्थान पर पड़ती जमीन पर इकट्ठा होकर सड़ते हैं और वायुमंडल में मीथेन अनेक विषैला गैस छोड़ते रहते हैं। तो इस तरह से ठोस अपशिष्ट जो है हमारे पर्यावरण को अनेक प्रकार से प्रदूषित कर रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 14 देख लीजिए, भारत में डेयरी कृषि को बढ़ावा देने के उपाय बताइए। तो वर्तमान में भारत, इसमें उत्तर में, वर्तमान में भारत विश्व में जो है दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, परंतु डेयरी कृषि के क्षेत्र में अनेक समस्याएं भी हैं जो उनके विकास में बाधक है। अतः बढ़ावा देने के निम्न उपाय अपनाए जाने की जरूरत है। क्या क्या तो पहला जो है आपका, मात्र 60% दूध ही जो है वाणिज्यिक महत्व है उसका, शेष दूध को भी मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। ग्रामीण सहकारिता समितियों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए। दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार हेतु नस्ल मिश्रण पर बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम उत्तम चारे की खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। डेयरी कृषि के लाभ को भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण बेरोजगारों तक अधिकाधिक पहुँचाने हेतु नीति बनाई जानी चाहिए। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत, हिमालय क्षेत्र जहाँ दुग्ध क्रांति का पर्याप्त आगमन नहीं हुआ है, वहाँ इसे पहुँचाने हेतु विशेष कार्यक्रम की जरूरत है। तो इसका उत्तर यही लिखना है। क्वेश्चन संख्या 15 देखिए, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का अस्थायी परिवर्तन प्रवास कहलाता है। प्रवास मुख्यतः दो कारकों का परिणाम है, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक को आकर्षित करने वाले या पुल फैक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, अस्थायित्व, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु इत्यादि आते हैं। और प्रतिकर्ष कारक में क्या देखते हैं हम लोग, प्रतिकर्ष कारक को प्रतिकूल कारक या पुश फैक्टर भी कहा जाता है। ये कारक अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए बाध्य करते हैं। इसके अंतर्गत निम्न कारक आते हैं, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की अच्छी दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं जहाँ न हो, रहन सहन की अच्छी दशाएं न हो, शांति और स्थायित्व न हो, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा न हो, प्रतिकूल जलवायु हो, ये सब जो हैं सो प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन संख्या 16, भारत में कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्वेश्चन है कि खनिज संरक्षण, कोयला खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो कोयला जो है भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन है, हम जानते हैं इस चीज़ को। यह जीवाश्म ऊर्जा है, परंपरागत स्रोत है। चूँकि उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उपयोग करते हैं और उसको फिर से हम तो नहीं प्राप्त, जब राख बन गया, कोयला को यूज कर लिए, जला लिए, तो फिर तो राख हो गया, तो फिर तो उसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, फिर तो उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लिखे उपयोग के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है इसकी, और यह बहुत कम दिन के लिए है भी हम लोगों के पास संचित। तो कोयला के उपयोग से गंभीर पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हुआ है, अतः प्रदूषण कम करने हेतु संरक्षण आवश्यक है। कहा जाता है कि कोयला देश के कुल ऊर्जा खपत में 47% का योगदान देता है, अतः जिस प्रकार इसका खपत हो रहा है, इससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 200 से 250 वर्षों में यह समाप्त हो जाएगा, अतः भविष्य की पीढ़ी के लिए इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद हम लिखेंगे, कोयला उत्खनन से भूमि धंसान की समस्या उत्पन्न हो गई है, पुनः धंसे हुए भूमि में जल जमाव या उसके भराव की समस्या उत्पन्न हुई है, अतः संरक्षण आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, 17 नंबर क्वेश्चन, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण घटक हैं, इसे जनसंख्या परिवर्तन होता है। दोनों में अंतर इस प्रकार है, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर देखिए, प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में जन्म दर को व्यक्त किया जाता है, जबकि इसको किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वालों की संख्या के रूप में मृत्यु दर को व्यक्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, जन्म दर का सूत्र क्या होता है, किसी वर्ष में जन्मे कुल जीवित शिशु की संख्या बटा उसी वर्ष की कुल जनसंख्या गुने 1000। जबकि इसको कैसे ज्ञात करते हैं, तो मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष में मृतकों की संख्या बटा कुल जनसंख्या उसी वर्ष और गुने 1000। तो इस दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखते हैं कि जन्म दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो उत्पादकता, विवाहित जीवन की अवधि, लिंग संरचना, नगरीकरण का स्तर, शिक्षा,
धार्मिक पृष्ठभूमि, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, जीवन स्तर, ये सब जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जबकि मृत्यु दर को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो आयु संरचना, लिंग संरचना, नगरीकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रगति, पर्यावरण प्रदूषण, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा इत्यादि, ये सब मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। उस क्वेश्चन नंबर 18 आ जाइए। मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करना है कि जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्तर इसका, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर निम्न प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, संक्रामक एवं अन्य खतरनाक रोग उत्पन्न होता है, जैसे हैजा, आंत की कृमि, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी बुखार, पेचिश इत्यादि। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि झील के जल में एस्बेस्टस के अत्यधिक सांद्रण से फेफड़े का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। समझे, झील के जल में एस्बेस्टस के अत्यधिक सांद्रण से, मतलब जमा होने से फेफड़े का कैंसर उत्पन्न हो जाता है। इसे हम लोग एस्बेस्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्बेस्टोसिस कहा जाता है। दूसरा देखते हैं इसके बाद, रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से खेत के पानी में यह मिल जाता है और भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है। WHO जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार, माने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विकासशील देशों में अधिकांश लोग कीटनाशक के जहर से प्रभावित हैं। उसके बाद देखिए, पारायुक्त यौगिक मछली द्वारा खाने से, पारायुक्त यौगिक है अगर कोई समुद्र में या तालाब में, झील में, नदी में पारायुक्त यौगिक अगर उसको मछली ग्रहण कर लेती है, खा लेती है, तो उसके खाने से उनके उपयोग द्वारा मानव नेत्र और मस्तिष्क दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखिए, इसका प्रभाव गर्भवती महिला के भ्रूण के मस्तिष्क पर भी पड़ता है। अगर बच्चा है गर्भ में तो उसका मस्तिष्क पर भी इसका बहुत खराब असर पड़ता है। ये हो गया आपको मानव स्वास्थ्य पर जल प्रदूषण का प्रभाव। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन 19वां अंतिम क्वेश्चन है, यह है निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। मानचित्र वाला अगर करते हैं तो मुफ्त में आपको बहुत कम समय में 5 का 5 नंबर उठाया जा सकता है। देखिए कौन कौन सा बिंदु को इसमें दर्शाना है। मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, सूरत, कोलकाता, ये सभी जो हैं आपको सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो इनको देखिए नक्शा पर दिखला दिया गया है। यहाँ पर अहमदाबाद है गुजरात में, सूरत जो है वो भी गुजरात में ही है, देखिए यहाँ पर नक्शा में। उसके बाद देखिए मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश में दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए कोलकाता, यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में इसको दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से नक्शा वाला में भी आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियो देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो हम जल्दी से मिलते हैं फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।